आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए। जीवन में अपन जहाँ तक पहुँचे हैं उस बात में मेरा प्रयास वहीं नहीं रुका। मेरा बात से कतई सहमत नहीं हूँ, जी क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे को एक प्लेटफॉर्म देना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर राजनीति के चक्कर में किसी से जहां आवाज बनती है पहचान और विचार बनते हैं प्रेरणा। वेलकम टू पॉडकास्ट फ्यूल। फ्यूल योर वॉइस, इंस्पायर द वर्ल्ड। राम राम जी। पॉडकास्ट फ्यूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र जी भावरिया। इनसे हम इनके जीवन परिचय एवं शिक्षा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो पॉडकास्ट चैनल का धन्यवाद जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं पॉडकास्ट चैनल की पूरी टीम को इस अवसर पर साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक नवाचारों के तहत एक अच्छे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि जिस प्रकार से एक शिक्षक से हमेशा स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, आज कैमरे के सामने भी सवाल पूछने वाले पॉडकास्ट टीम की तरफ से मुकेश रणवा ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जी सर, थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बताइए। जीवन परिचय है कि मेरा जो जन्म है वो अपने लोसल कस्बे के निकटवर्ती ग्राम गणेशपुरा में 1990 के अंदर हुआ। मेरी एज 36 ईयर्स की हो चुकी है। उसके बाद में मेरी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक एजुकेशन, वो फर्स्ट और सेकंड क्लास की मेरी गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद में आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय लोसल से मैंने 8वीं क्लास पास किया। फिर 9th क्लास मैंने डेडराज स्कूल से किया। 10th से लेकर 12th तक की मेरी एजुकेशन है वो सुमित्रा मेमोरियल एजुकेशन ग्रुप से हुई। उसके बाद में कॉलेज की एजुकेशन मेरी एसके कॉलेज से हुई जी और सर। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एसके कॉलेज से किया। जी सर। तो सर, आप जैसे एक शिक्षक के रूप में कब से जुड़े हुए हो? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक के रूप में मैं 2010 के अंदर मैंने बीएड कंप्लीट हुई। उसके बाद में मैंने शिक्षक के रूप में अपना पेशा प्रारंभ किया। मैंने सबसे पहले इंडियन शिक्षण समूह को ज्वाइन किया। इंडियन शिक्षण समूह में काफ़ी समय काम किया। उसके बाद में टैगोर एजुकेशन सेंटर जिसमें कोचिंग चलती थी उसको मैंने ज्वाइन किया। परमानंद कोचिंग में मैंने सेवाएं दी। उसके बाद में सुमित्रा मेमोरियल एजुकेशन ग्रुप में काम किया और उसके बाद में वर्तमान में प्रिंस एजुकेशन हब सीकर में काम कर रहा हूँ। जी सर। और सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के युवाओं के बारे में आपका थोड़ा सा क्या कहना है, ऑडियंस को बताइए। देखो, मैं सभी ऑडियंस को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस पॉडकास्ट चैनल से ज़्यादातर लाइव देखने वाले युवा ही होंगे, युवाओं को मैं 2 से 3 संदेश देना चाहूँगा। पहला संदेश मैं युवाओं को ये देना चाहूँगा कि आपको हमेशा जो भी काम करते हो वो पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। दूसरा, मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए। जीवन में अपन जहाँ तक पहुँचे हैं उससे आगे अपन कैसे पहुँचा जाए, इसके लिए हमारे प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए। तीसरा, मैं संदेश युवाओं को ये कहना देना चाहूँगा कि युवा कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएं, सही रास्ते पर चलें, क्योंकि जीवन में सफलता का अगर सबसे बड़ा सूत्र है तो वो सही मार्ग है। अगर मान लो आपने मार्ग छोड़ दिया, आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, आपके अंदर आईक्यू है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपने अपना मार्ग छोड़ दिया तो उसके बाद में आगे बढ़ने की संभावनाएं वहीं पर फुल स्टॉप हो गई। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी, हमेशा सकारात्मक सोच और उसके साथ में आगे बढ़ने की लगन हमेशा रखें। जी सर। और जैसे कि सर, हम देखें कि समाज में बहुत जी सी कुरीतियाँ हैं, बिल्कुल। उनके बारे में थोड़ा आपका क्या कहना है? देखो, सामाजिक कुरीतियों के बारे में तो मैं आप सब लोगों से, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बचपन में जो कुरीतियाँ देखी थी वहाँ से लेकर अब तक हालांकि काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। मुझे याद है कि बचपन में जब हम छोटे थे तो सबसे बड़ी कुरीति चलती थी वो मृत्यु भोज की। और जब मैं कक्षा 11th क्लास में था, मैंने विभिन्न विचारकों की किताबें उस समय पढ़ने का शौक़ था। मैंने उस समय शिक्षा में ये पढ़ा कि मृत्यु भोज सामाजिक बुराई है, इसका उन्मूलन होना चाहिए। मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मैंने 31 जनवरी 2005 के बाद मृत्यु भोज में भोजन करना बंद कर दिया था। उसके बाद में आज तक मृत्यु भोज में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा प्रयास वहीं नहीं रुका। मेरा प्रयास था कि लगातार युवाओं को जागरूक किया जाए। धीरे धीरे मैंने मेरे जैसी श्रेणी के युवा बनाने शुरू किए और धीरे धीरे आज अपन देख पा रहे हैं कि हम सब ने प्रयास किए, लोगों ने भी प्रयास किए, आज मृत्यु भोज लगभग समाप्ति की ओर है। इस बात की भी खुशी है। दूसरी, उस समय जो सबसे बड़ी कुरीति थी वो छुआछूत भी थी, क्योंकि लोग छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कभी छुआछूत के अंदर कभी शामिल नहीं हुआ। जिस समय हम छुआछूत में शामिल नहीं होते थे लोग अलग नज़र से देखते थे,
कि ये कोई चलने वाली चीज़ है क्या। हमने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर इस कुरीति को भी बंद करके दम लेंगे, और मुझे खुशी है कि आज वो कुरीति भी बंद होगी। तीसरी कुरीति, उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, जिसके कारण से अनेकों बालिकाओं की शिक्षा, सबसे बड़ी बालिका शिक्षा बीच में अधूरी रह जाती थी, जिसके कारण समाज की बहन बेटियां जिनको उच्च एजुकेशन की ज़रूरत थी, वो एजुकेशन पूर्ति नहीं कर पा रही थी। इसके कारण से फिर धीरे धीरे इसके खिलाफ भी हम सब लोग लगे, बहुत सारे विचारक लगे, और आज हमें खुशी है कि बाल विवाह भी ख़त्म की ओर है। अब प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी जो सामाजिक कुरीति सामने आ रही है, वो नशावर्ती की आ रही है। और मैं इस अवसर पर युवाओं से कहना चाहूँगा कि नशा हमेशा जो अपने नाश का द्वार है। अगर किसी को अपने का नाश करना है, अपना समाप्ति करनी है, तो हमेशा वो व्यक्ति नशा की तरफ जाता है, और नशा वर्तमान टाइम में सबसे बड़ी कुरीति है, और इसको रोकथाम के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। अब नशा कितने प्रकार का होता है? नशा का मतलब ये नहीं होता कि कोई शराब पी रहा है वही नशा है। अगर उसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, जो भी अपने आते हैं, जो भी 2100 गुटखा वगैरह क्या क्या आते हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता इनके, जी वो भी नशा के अंदर आते हैं। और मैं सब युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमेशा आप, इसमें दो नुकसान है, एक तो आर्थिक नुकसान भी है, और उसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान भी है, और तीसरा हेल्थ का नुकसान है। आप इन तीनों चीज़ों को त्याग दो। इसकी बजाय आपको अगर नशा करना है तो किताबों का करो, नशा करना है तो अच्छी चीज़ों का करो, जिसके माध्यम से आप जीवन में आगे बढ़ सकें। मैं सब युवाओं से नशावर्ती के खिलाफ अपील करता जी सर। और सर मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा हूँ। जी। कि आज सोशल मीडिया का दौर है। हम्म। इस दौर में सोशल मीडिया के बहुत से अच्छे कार्य भी है, हम्म। बहुत से बुरे कार्य भी हम्म। है। सदुपयोग भी हो रहा है, उसका दुरुपयोग है। उपयोग भी हो रहा है, सदुपयोग भी हो रहा है, दोनों कार्य हो रहे हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना देखो, है? सोशल मीडिया वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अपन सोशल मीडिया से दूर नहीं हो सकते। अब वो ये कहे कि सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए, कई लोग ऐसे भी कहते हैं जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए, इसके कारण से युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ, जी क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे को एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समाज में नवाचार किया जा सकता है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके आधार पर और जिसके द्वारा अपन समाज में सामाजिक जन जागरण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर एक चीज़ अपन कहते हैं तो सब लोगों तक पहुंच जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति की इतनी पहुंच नहीं होती कि वो न्यूज़ चैनल के ऊपर जा सके। इसलिए सोशल मीडिया समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। जी अब बात आपने पूछी कि इसका सदुपयोग और दुरुपयोग, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे प्रकृति ने हमारे को पानी दिया, जी प्रकृति ने हमारे को आग दी है। जी आग किस लिए दी है? ईंधन के रूप में भोजन पकाने के लिए। पानी किस लिए दिया है? पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। ये वैसा ही है कि कुछ लोग तो इसको पानी बुझाने के लिए, हाँ, जो अपने पानी का उपयोग किस लिए करते हैं? पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। कुछ लोग आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ईंधन के रूप में। लेकिन कोई लोग अगर पानी में डूब करके आत्महत्या करता है या आग में जल करके आत्महत्या करता है, तो मेरा मानना है कि इसके अंदर आग का और पानी का दोष नहीं है, वो व्यक्ति की सोच का दोष है। वही बात सोशल मीडिया पर लागू होती है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपन सदुपयोग करेंगे तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग का मतलब सोशल मीडिया पर किसी ने कोई ऐसी पोस्ट डाल दी, उसके ऊपर लोग लड़ने लग गए आपस के अंदर। और अगर वास्तव में देखा जाए सबसे ज़्यादा ऐसी राजनीतिक पोस्टों पर होता है, राजनीतिक पोस्टों पर लड़ने लगे। तो मैं युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर राजनीति के चक्कर में किसी से न लड़ें, क्योंकि आप जिन नेताओं के चक्कर में आपस में लड़ रहे हो, वो नेता कभी भी एक जगह हो सकते हैं। जिस दिन वो नेता एक जगह होंगे, उस दिन आपको नहीं पूछेंगे वो कि मैं एक जगह हूँ नहीं हूँ, और आप उस दिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का आप सदुपयोग करें। आप समाज में जो सही संदेश दे सकते हो, वो पोस्ट हो, चाहे रील हो, चाहे स्टोरी हो, वो लोगों के सामने रखें। आप अपने जीवन से संबंधित कोई चीज़ें हैं जो दूसरों के सामने रख सकते हो, वो रखें। और इसके अलावा जिस बात से प्रेरणा मिलती हो, ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ हो जिस कार्यक्रम से लोगों में जन जागरण हुआ हो, तो वो पोस्ट आप जनता के सामने रखें, ताकि सोशल मीडिया से समाज में सकारात्मक उदाहरण जाए। एक जी सोशल मीडिया का पॉजिटिविटी का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जी आज से कुछ साल पहले एक गोविंद बाखर रत्ताऊ नाम से एक व्यक्ति था, जो विदेश की जेल में बंद हो गया। उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने वहाँ विदेश से अभियान चलाया, क्योंकि उस व्यक्ति को विदेश से छुड़वाने के लिए 80 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 80 लाख रुपए का अभियान चलाया। मैं सोशल मीडिया का पॉजिटिव उदाहरण देना चाहूँगा, जी क्योंकि मंच पर आपने ये सवाल पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
उस समय गोविंद बाखर को छुड़ाने के लिए 80 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और गोविंद बाखर के लिए 80 लाख रुपए जुटा पाना मुश्किल काम मुश्किल था। था। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, मुकेश, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो वो 80 लाख का कलेक्शन कभी नहीं होता। लेकिन किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 11,000 दिए। वो मिशन लगातार 2 से 3 साल तक चला, और मुझे खुशी है कि 3 साल के अंदर गोविंद बाखर रत्ताऊ के लिए 80 लाख का कलेक्शन भी जन सहयोग से हुआ, और वो गोविंद बाखर रत्ताऊ वहाँ से छूट करके आया, आज वो अपने परिवार के बीच में। दूसरा उदाहरण, एक अजमेर ज़िले के अंदर कोटड़ी गाँव में एक प्रेमाराम जी नाम के व्यक्ति थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे। दोनों हाथ किसी एक्सीडेंट में चले गए थे। बहुत ही परेशान व्यक्ति था। जब उसने अंग प्रत्यारोपण, हाथ को दूसरा हाथ लगाने के लिए जब मेडिकल टीम से संपर्क किया, तो हॉस्पिटल ने उसको 32 लाख रुपए का खर्चा बताया। अब 32 लाख रुपए का खर्चा के लिए वही सोशल मीडिया पर मिशन शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर मिशन शुरू हुआ तो 1 महीने के अंदर 32 लाख का कलेक्शन हो गया। उस व्यक्ति का भी उपकार हो गया। तीसरा, दीपेंद्र सिंह जुजोत था। उसका जो खर्चा था, वो कोई पैरों से पैरालिसिस था, उसका जो खर्चा था वो 16 से 17 लाख रुपए उस समय बताया गया था। तो उस समय लोगों ने मिशन शुरू किया और उसका भी पैसा आ गया। और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे मिशन हुए जो सोशल मीडिया की ताकत ही थे कि उन लोगों को नई जिंदगी मिली। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के उपयोग बहुत अच्छे हैं, और हर आदमी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए, लेकिन करना पॉजिटिविटी के साथ चाहिए। सोशल मीडिया पर हर कोई सी बात ऐसी नहीं लिखनी चाहिए, तो उस प्रवृत्ति की बात लिख दी। कई बार तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कुछ लोग जिनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने के चक्कर में वो संबंध खराब हो जाते हैं। हमें सोशल मीडिया पर अपन अगर कमेंट्स कर रहे हैं ना, उस समय हमारे को ये देखना चाहिए कि अपन किसके सामने कमेंट्स कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके मधुर संबंध अपने इसकी वजह से खराब तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपन जिन लोगों के चक्कर में कमेंट्स कर रहे हैं वो लोग तो उसके पास जाकर बैठ जाएंगे, और अपन बैठने लायक नहीं रहेंगे। ये समाज को आज के टाइम में सोचना है। ये मैं कहना चाहूँगा सोशल जी सर। मीडिया का। और सर मैंने एक चीज़ ये भी देखी है आपके साथ हम्म, कि आप बहुत सी संस्थाओं में हम्म, आपने पढ़ा है, जी। कि जिस प्रकार विद्यार्थियों का लगाव आपसे रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा है उसमें, हम्म, क्योंकि हमेशा एक शिक्षक का फर्ज होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। और मेरा प्रयास ये था कि क्लासरूम के बियॉन्ड भी जा कर के, अगर क्लासरूम से अलग हट करके भी जहाँ मौका मिले वहाँ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर मुझे कोई लगा कि मेरे को, मुकेश, कभी मेरा ऐसा साथ हुआ है, जैसे आप तो खुद इस बात के चश्मदीद गवाह हैं, कि अगर किसी मेरे स्टूडेंट्स ने नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा कि नया मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी ओपनिंग में आना है, तो मैं से अन्य कार्यक्रम को छोड़ दिया, लेकिन स्टूडेंट के कार्यक्रम की ओपनिंग में मैं ज़रूर गया, क्योंकि मुझे ये था कि उनको हमें मोटिवेशन देना चाहिए कि आप जी। अच्छा कर रहे हो, इस चीज़ से हम खुश हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट से जुड़ाव का, जहाँ तक आपने सवाल पूछा, देखो मैं मानता हूँ कि शिक्षक का हमेशा से रहना चाहिए जुड़ाव। और मैं स्टूडेंट से जो जुड़ाव मेरा रहा, इसके पीछे मेरा ज़्यादा रोल नहीं रहा। सबसे बड़ा रोल उन स्टूडेंट्स का ही रहा। उन स्टूडेंट्स ने हर हर जगह मुझे रिस्पेक्ट दिया, हर जगह मान सम्मान दिया, जिससे मेरे अंतरात्मा ने हमेशा ये सोचा कि स्टूडेंट्स मेरे लिए पहली प्रायोरिटी। और जी। आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि और कोई कार्यक्रम मिस हो जाए, लेकिन स्टूडेंट ने जहाँ पर याद किया वहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। मेरा पहला प्रयास रहता है, चाहे रिश्तेदारी में कार्यक्रम मिस हो जाए, लेकिन स्टूडेंट का कार्यक्रम मिस नहीं होना चाहिए। जी। और ये स्टूडेंट के प्रति जो अपनत्व है, ये मेरा हमेशा आजीवन रहेगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ इस आपके मंच के माध्यम से कि स्टूडेंट्स और टीचर्स, जी। ये हमेशा दुनिया में ऐसा नाता है कि टीचर्स ने कितना अच्छा काम किया, इसका सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं होता है। सिर्फ इसका जो सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट ही दे सकता है। अगर स्टूडेंट्स की नज़र में यह है कि उन्होंने, सर ने बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स की नज़र में है कि कार्य सही नहीं किया, इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छी भूमिका नहीं निभाई। तो मैं शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा, मेरे से जो युवा शिक्षक हैं, बड़े हैं उनको मैं नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन मेरे से जो युवा शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया है, हमेशा स्टूडेंट्स का सहयोग करें, स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहें, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करें, और स्टूडेंट्स को जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप सहयोग करें। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स जुड़ाव की बात। मेरे मोबाइल कॉन्टेक्ट में जितना मेरा मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे नंबर, 50% से ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स के ही मिलेंगे सेव। और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि स्टूडेंट्स का कॉल आ गया तो मैंने उसको 100% रिसीव किया है। ये मैंने प्रयास किया। बाकी तो देखो, जुड़ाव के पीछे मेरे से ज़्यादा जो रोल है वो स्टूडेंट्स का है।
जी। और सर मैंने एक चीज़ ये भी देखी है हम्म, कि मैंने आपको बहुत से बड़े राजनीतिक मंचों पर भी देखा है, जैसे उनमें आपकी क्या भागीदारी रही है उसके बारे में थोड़ा सा देखो, मेरे को बताइए। राजनीति राजनीति मेरे लिए वैसे प्रोफेशन का विषय नहीं रही अभी, जी। लेकिन मेन ये है कि मेरा था कि राजनीति के माध्यम से लोगों से जुड़ना, हुँ। राजनीति के माध्यम से लोगों से अपन क्या सीख सकते हैं वो सीखना, और उसके बाद में अगर किसी का हित हो सकता है तो वो हित करना। मैं राजनीति के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब मतदाता बना था तब से ही राजनीतिक कार्यक्रमों में हमेशा सक्रिय रहा। जब भी चुनाव आते थे तो मैं सक्रिय रहा, चाहे अपने विधायक का चुनाव था तो मैं गोवर्धन जी वर्मा के हमेशा हर चुनाव में साथ रहा। अगर सांसद का चुनाव आया तो मैंने सुमेधानंद जी सरस्वती के हमेशा मैं चुनाव के अंदर साथ रहा। जिला परिषद चुनाव में 2020 का जिला परिषद चुनाव था, मैं जिला परिषद सदस्य रणवीर सिंह जी बिजारनिया का ऑफिशियल इलेक्शन एजेंट रहा। तो कहने का मतलब है कि राजनीति से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा और राजनीतिज्ञों से भी हमें मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा। लेकिन मैंने राजनीति में हालांकि कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैंने चुनाव लड़ने वालों को और सब लोगों को और कार्यकर्ताओं को हमेशा ये सीख देता था कि हमें पॉजिटिविटी के साथ प्रचार करना चाहिए। सामने वाला कैंडिडेट, अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, ए कैंडिडेट है और उसके सामने कैंडिडेट बी है, तो कैंडिडेट बी उसका शत्रु नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो केवल चुनावी प्रतिद्वंदी है। आपकी विचार अलग हो सकते हैं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन विचारधाराओं के आधार पर किसी भी प्रकार का आपस में कंट्रोवेंसी नहीं होनी चाहिए, विचारधाराओं के आधार पर आपसी संबंध खराब नहीं होने चाहिए। ये हमारा प्रयास रहा और ये लगातार हम इस बात को निभाते आ रहे जी सर। जैसे कि सर आप काफ़ी समय से हैं। राजनेताओं से जुड़े हो, तो आपका भी आगे कुछ चुनाव लड़ने का विचार है? देखो मुकेश, इस क्वेश्चन का जवाब तो अभी मैं नहीं दे सकता। देखो, ये भविष्य के गर्भ में हुँ। अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है हुँ। तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इस पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, हुँ। फिलहाल मेरा चुनाव लड़ने का विचार नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई तो चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मेरे शुभचिंतकों ने और मेरे से जुड़े हुए लोगों ने अगर ये कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो उस समय चुनाव लड़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे, चुनावी भविष्य में लड़ सकते हैं। ये भी चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो भविष्य पर छोड़ता हूँ। अभी तो कल का मैं कुछ नहीं कर सकता, जी। आज की तारीख में तो नहीं है, लेकिन कल का मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सारे शुभ चिंतकों ने कह दिया और सब लोगों ने कह दिया और आप सारे जैसे लोगों ने कह दिया कि सर हुँ। चुनाव तो लड़ना चाहिए, तो हो सकता है कि उस दिन परिस्थितियां अनुकूल रही तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। जी सर। और सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि वर्तमान समय में आप सीकर शहर से जुड़े हुए हो, हम्म, शिक्षा से जुड़े हुए हो, जी। तो आप जैसे कि आईआईटी, जेईई हम्म, मेंस उनकी तैयारी करवाते हम्म, हो, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। हम्म, उसके बाद में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम्म। तो उनके बारे में क्या कहना है? उन देखो, बच्चों को बताइए। मैं ऐसे युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा, हुँ। डिप्रेशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं। अगर आप डिप्रेशन में आ गए, आप उसके कारण से कोई भी कदम उठा लिया, तो आप अपने माता पिता के लिए आईआईटीएन और डॉक्टर तो बाद में हैं, माता पिता के लिए पहले सुपुत्र है। इसलिए आपकी कमी माता पिता कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कोई कदम डिप्रेशन में आकर के नहीं उठाना चाहिए जिससे आगे चल करके दिक्कत हो सकता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए गए हो, चाहे आप आईआईटी के लिए गए, चाहे आप नीट के लिए गए, हो सकता है कि उस चीज़ के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको कैसे कई उदाहरण आपको देना जी चाहूँगा सर। जिसमें बच्चों ने आईआईटी के लिए तैयारी की, नीट के लिए तैयारी की, जी उसमें सर। सिलेक्शन नहीं हुआ, जी वो सर। मार्ग छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद वो स्टूडेंट्स मिलते हैं कि सर हमारा तो पटवारी के अंदर सिलेक्शन हो गया, हमारा तो ग्राम विकास अधिकारी के अंदर सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा कि ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कारण बताया। कारण ये रहा कि जब बच्चा आईआईटी और नीट की तैयारी करता है तो सबसे पहले तो उसके अंदर कंपटीशन की भावना तैयार हो जाती है कि कंपटीशन का जो बेस है उसका तैयार हो जाता है। दूसरा, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको लगभग 14 से 15 घंटे पढ़ने की आदत पड़ जाती है। जो सिटिंग पावर है किसी भी सफलता में वो सबसे बड़ा रोल होता है। और इसका एक आपको बड़ा सबूत चाहिए तो आप देख सकते हो कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, यूपीएससी में जितने लोग सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो आईआईटीएंस क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका सिलेबस आईआईटीएंस के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन जब वो पहले 2-3 साल आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं,
फिर 4 साल जब आईआईटी के अंदर रहते हैं तो 5-6 सालों के अंदर उनकी सिटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, पढ़ने की लगन इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, सब्जेक्ट की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, काम करने का तरीका इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसके कारण से वो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर सफल होते हैं। तो मैं उन युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आपका सपना नीट का था, आपका सपना जेईई का था, उसमें से भले ही आप सक्सेस नहीं हो सके, कोई दिक्कत नहीं, आप लगातार तैयारी करें, आपकी पढ़ाई की हुई व्यर्थ नहीं जाएगी, आने वाले टाइम में आप किसी न किसी मुकाम पर होंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे भविष्य में माता पिता आपसे वंचित हो जाएं और आप माता पिता से वंचित हो जाएं। जी सर। और जैसे कि सर हमने कुछ दिन पहले देखा हम्म, कि ये जो नीट का पेपर था वो लीक हो गया। हम्म, उसके बाद में बहुत से बच्चों के ऐसे हुआ कि मेरा होना था, इस बार नहीं हम्म, हुआ, आगे मेरा होगा या नहीं हम्म, होगा। हम्म, जैसे कि एक बच्चे ने झुंझुनू साइड हाँ, में जो सुसाइड। सुसाइड कर लिया, हम्म। उनके बारे में। देखो, मेरा ऐसा कहना है कि किसी भी युवा को, मैं जैसे पहले भी बता रहा था, किसी युवा को डिप्रेशन में आकर के सुसाइड का कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अपन किसी भी काम को करते हैं तो समस्याएं तो आएगी आएगी, ये तो अपन तय मान करके चलें। उसके अंदर अब जैसे मान लो खेती किसानी से जुड़े हुआ कोई व्यक्ति है, हम्म, तो अब वो किसान खेती में बीज भी बोता है, सारा काम भी करता है, मेहनत भी करता है, लास्ट जब फसल कटाई का टाइम आता है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार फसल खराबा किसी भी कारण से हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसान उस चीज़ को छोड़ करके आत्महत्या कर ले, क्योंकि हो सकता है वो एक हुआ हो, लेकिन उसके बाद में लगातार उस चीज़ को भूल करके आगे के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। जी और मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि सुसाइड का कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। सुसाइड का कदम हमेशा डरपोक लोग उठाते हैं। हम जब इतनी बड़ी कैपेसिटी के साथ काम करने की हमारे अंदर पोटेंशियल है, तो हम सुसाइड वाला कदम क्यों उठाएं? हम आगे चल करके और अच्छा करेंगे, इस प्रकार का सोचें। नीट का पेपर कैंसिल हो गया, तो नीट का पेपर 21 जून को दोबारा होने जा रहा है, उसके अंदर भाग्य आजमा लेंगे। ऐसा जी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कैंसिल हो गया तो इसका समाधान ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। इसलिए आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए। हालांकि किसी ने जो आत्महत्या की है उस परिवार के प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। जी सर। और सर कभी आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट भी आया है क्या, नीट का और जेई का, हम्म, कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरे से हो रहा नहीं है, वो डिमोटिवेट हुआ है, उसको हम्म, आपने मोटिवेशन दिया है, कोई ऐसा बिल्कुल स्टूडेंट? बिल्कुल, ऐसा तो एक नहीं, ऐसे पर डे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते ही हैं। जी क्योंकि जब बच्चा शुरुआती दौर में आता है, कारण ये होता है इसमें, 10th क्लास तक जब बच्चा सामान्य स्कूलिंग किया हुआ रहता है, 11th क्लास के अंदर जब बच्चा आता है तो बच्चे के सामने ये होता है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें 3-4 अलग चीज़ें हो जाती हैं। एक तो वो जिस शहर से आया है उस शहर से दूसरा शहर, अलग एटमोसफियर, हम्म, नए दोस्त, नए टीचर, नया वातावरण, सब कुछ नया मिलता है उसको। और उसके बाद में सब्जेक्ट नया मिलता है। और सब्जेक्ट के साथ में ये है कि जब उसका लेवल सब्जेक्ट का हाई हो जाता है तो शुरुआती दौर में तो सबको परेशानियाँ आती है। अब उस का समाधान ये है कि धीरे धीरे जब बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लगातार उनको समझाते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर बच्चा लाइन कर जाता जी सर। और कभी आपके पास कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो जीरो से उठकर फिर फाइनल में उसने सिलेक्शन लिया है, तो कभी उसके, ये तो जीरो से उठ के है। ऊपर आया, कैसा कोई ऐसा स्टूडेंट? देखो, ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे आए हैं। मैं इसमें इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट का तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनका पहले का बैकग्राउंड बिल्कुल कम था, लेकिन उस बच्चे ने मेहनत की तो वो लगातार आगे बढ़ गया, 2-3 सालों के अंदर अच्छी प्रगति कर। ये डिपेंड किस चीज़ पर होता है? ये डिपेंड इस चीज़ पर भी नहीं होता कि आपके आर्थिक हालात पहले क्या थे। अगर आर्थिक हालात कमज़ोर हैं तो हो सकता है परेशानियाँ ज़्यादा आती है, ये मैं मानता हूँ कि आर्थिक हालात अगर कमज़ोर होंगे तो परेशानी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो परेशानियाँ बिल्कुल ही पीछा नहीं छोड़ती है। अगर आपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया ना, तो परेशानियाँ धीरे धीरे पीछा छोड़ेगी, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे और आने वाले टाइम के अंदर आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकोगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका बैकग्राउंड जीरो था और आज वो अच्छी सी जगह सेटल्ड होकर के बहुत बड़ा परिवार का नाम कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, अपने देश और दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। जी और एक मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, बहुत सारे युवाओं को एक शिकायत रहती है कि सोशल मीडिया से जुड़ी हुई बात भी है। बहुत सारे युवा सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति मेरा फोटो क्यों नहीं लगाता, उसका क्यों नहीं लगाता। मैं उन युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी ताकत का आभास दुनिया को करवाओ, उसके बाद में आपको ये शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपकी फ़ोटो, चाहे वो पेन ड्राइव में पड़ी है ना, तो पेन ड्राइव में से फ़ोटो निकालने की होड़ मच जाएगी। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, लोग ढूँढ निकालेंगे पुरानी से पुरानी, किसी हार्ड डिस्क में हो, चाहे पेन ड्राइव में हो, चाहे कहीं पर भी फ़ोटो, मोबाइल फ़ोन की गैलरी छाँट देंगे लोग कि हाँ, कैसे न कैसे हो ना वो फ़ोटो मिल जाए उसके साथ और वो फ़ोटो शेयर कर दूँ।
तो इसके लिए सबसे पहले है कि अपनी जो ताकत है ना उसका आभास करवाना रहता है। जिस भी फील्ड के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, और चाहे आप पॉलिटिक्स में काम कर रहे हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में कर रहे हो, और चाहे गेम्स में कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में कर रहे हो ना, उसके अंदर अपनी ताकत का आभास करो। जी, तो आज हमारे साथ है सुरेंद्र जी भावरिया। तो हम मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर